स्वागत है आपका 10 कदम में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत बुरी खबर के साथ। देश में कोरोना की रफ्तार और बढ़ी है। देश में 24 घंटे में 3,14,835 कोरोना केस दर्ज किए गए। 2104 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। यह आंकड़ा न सिर्फ भारत में रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, बल्कि पूरी दुनिया में 24 घंटे में कोरोना के केसेस और कोरोना से मृतकों की संख्या में यह रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया में अब तक कहीं पर भी एक दिन में कोरोना के इतने केसेस दर्ज नहीं किए गए। रंजीता झा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रंजीता, ये जो स्थिति है ये डराने वाली स्थिति है। हर दिन के साथ यह आंकड़ा बढ़ता दिख रहा है और मृतकों की संख्या भी 2100 से ऊपर। निश्चित तौर पर मेनका, डराने वाला और कहीं ना कहीं लोगों को सकते में रखने वाला। जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रोज रिकॉर्ड गिनतियां हो रही है। 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा मामले और 2100 हम कह सकते हैं 2104 मौतें हैं। तो ये कहीं ना कहीं न सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार को डराने वाला, बल्कि आम जनों के लिए भी दहशत पैदा करने वाला आंकड़ा है। जिस तरह से लगातार जो राज्य हैं, 5 ऐसे राज्य हैं, कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रीफिंग करके ये जानकारी दी कि 5 ऐसे राज्य हैं जहां तकरीबन रोज 1 लाख से ज्यादा मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। और इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं योगी सरकार भी चिंतित है और केंद्र सरकार भी। इसके साथ ही मेनका, रोज जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी और ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत, इस पर भी सरकार जो है वो चेती है। बिल्कुल, जो कोरोना के मामले हैं वो लापरवाही की वजह से है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है ज्यादातर बताया ये जा रहा है कि जो मौत वो दवाइयों की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही है, जो बताती है कि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इधर अलीगढ़ में कोरोना का कहर। 24 घंटे में 204 नए कोरोना पॉजिटिव केस सिर्फ अलीगढ़ में मिले हैं। 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान चली गई है। 986 कोरोना एक्टिव केसेस इस वक्त अलीगढ़ में मौजूद है, लेकिन 10 लोगों की बीते 24 घंटे में अलीगढ़ में कोरोना की वजह से मौत हुई है। ये जो नंबर है ये डराने वाला नंबर है, ये चिंता की लहर पैदा करने वाला नंबर है। कोरोना पर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। यूपी सरकार का भी एक्शन लगातार जारी है। यूपी पहुंचेगी दवाओं और ऑक्सीजन की एक बड़ी खेप। बोकारो से यूपी पहुंचेगी मेडिकल ऑक्सीजन। ट्रेन के जरिए लखनऊ पहुंचेंगे ऑक्सीजन के टैंकर। और इसी बीच खबर है कि आगरा में भी ऑक्सीजन के कैप्सूल्स पहुंच गए हैं। रेमडेसिविर की 10,000 डोज भी आज उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है। सीएम योगी के निर्देश पर तेजी से काम हो रहा है। जो समस्या देखने को मिल रही है ऑक्सीजन की कमी या फिर दवाइयों की कमी की, उस समस्या को पूरा करने के लिए, उसे दूर करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। तो यूपी पहुंचेगी दवाओं और ऑक्सीजन की बड़ी खेप। आगरा पहुंच चुकी है एक खेप जो कि जमशेदपुर से मंगाई गई है। यहां पर बताया जा रहा है कि 4 दिन का बैकअप तैयार हो गया है अब ऑक्सीजन का। यूपी में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग तेजी से बढ़ी है और इसकी स्थिति इस वक्त प्रदेश में क्या है, किस तरह से कमी की पूर्ति की जा रही है, ये जानेंगे हम अपने सहयोगी राजीव से। राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, खबर आ रही है कि आगरा एक खेप पहुंच गई है, लखनऊ पहुंचने वाली है बोकारो से टैंकर के जरिए, ट्रेन के जरिए। कब तक ये पहुंच जाएगी लखनऊ? मेनका, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार इसे निपटने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। और इसी के तहत जो सबसे बड़ी किल्लत सामने आ रही है वो ऑक्सीजन की है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की है और कुछ अन्य जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनकी है। उसको लेकर सरकार ने आज एक बड़ी खेप रेमडेसिविर इंजेक्शन की मंगवाई है, जिसके तहत ऑक्सीजन भी बोकारो से लखनऊ पहुँच रही है। और साथ ही साथ जहाँ अन्य शहरों में, जैसा कि आपने बताया कि आगरा, प्रयागराज, बनारस जैसे शहरों में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा करने के लिए भी आगरा में ऑक्सीजन की एक खेप। राजीव, ये बताएं लखनऊ में इस वक्त कितने हॉस्पिटल्स है जहां पर ऑक्सीजन की कमी की बात कही जा रही है, और जो खेप बोकारो से लखनऊ पहुंचने वाली है ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए, ग्रीन कॉरिडोर के जरिए, वो कब तक पहुंचेगी? कितने दिन का वो बैकअप होगा?
देखिए जो ऑक्सीजन बोकारो से चलकर लखनऊ पहुंचने वाली है, आज वो देर शाम तक यहां पर पहुंच जाएगी और फिर राजधानी लखनऊ के कुछ अस्पतालों में जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत है उसको पूरा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 36 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप का निर्देश दिया था, उसे मेंटेन करने के लिए जब आज ये बोकारो से ऑक्सीजन की बड़ी खेप राजधानी लखनऊ पहुँच जाएगी तो एक लंबे वक्त के लिए राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन का बैकअप रहेगा, जिससे जो विभिन्न निजी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहां पर ऑक्सीजन की किल्लत को पूरा किया जा सकेगा। और साथ ही साथ क्योंकि लगातार बेड बढ़ाए जा रहे हैं, राजीव यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो कोशिशें हो रही हैं वो कोशिश जो है वो वाकई जमीन पर दिखे, मरीजों को लाभ मिले। धन्यवाद राजीव इस वक्त पूरी जानकारी, पूरी बातचीत के लिए। और उधर कानपुर में भी ऑक्सीजन की कमी पर पुलिस ने छापेमारी की। कानपुर संवाददाता श्याम तिवारी से जानते हैं ताजा स्थिति क्या है। श्याम, ये बताएं कहां पर छापेमारी हुई है यहाँ और क्या हासिल हुआ है इस छापेमारी में? श्याम के पास चलेंगे दोबारा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही कानपुर की अगर हम बात करें, यहां पर भी कई हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आई और साथ ही कई हॉस्पिटल जहां पर मेडिकल स्टाफ की भी कमी हो रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में हैलेट हॉस्पिटल हो या फिर दूसरे अस्पताल, बड़ी संख्या में जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव। हर दिन के साथ यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्याम एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, ऑक्सीजन की डिमांड और इसकी कमी लगातार देखने को मिल रही है और इसी बीच बड़ी संख्या में लोग हैं वो कालाबाजारी पर उतर आए हैं। यहां कानपुर में कहां पर छापेमारी हुई है और इस छापेमारी में क्या हासिल हुआ? बिल्कुल, आपको बता दें कानपुर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसी के साथ साथ ऑक्सीजन और बेड्स की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर किसी शख्स को बेड मिल जाता है तो अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से जूझता है और उसके तीमारदार उसके लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू किया है उन मुनाफाखोरों पर जिन्होंने ऑक्सीजन को डंप करके इसे महंगे दामों में बेचना शुरू किया था। इसके अलावा प्रशासन ने जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी छापेमारी शुरू कर दी है, जिससे कि इस मौजूदा वक्त में ऑक्सीजन का इंडस्ट्रियल यूज ना हो बल्कि वो अस्पतालों के लिए उपयोग में लाई जा सके। कल कानपुर में पुलिस ने 2 जगह पर छापेमारी की, गोविंद नगर में और रायपुरा में। दोनों जगह पर प्रशासन को 50 से अधिक सिलेंडर बरामद हुए जिनकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी। 3 गुना से अधिक दामों पर ये ऑक्सीजन के सिलेंडर बेचे जा रहे थे। जी श्याम, इन सिलेंडर्स को क्या हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया गया है, उसकी व्यवस्था की गई है? क्योंकि कार्रवाई जरूरी है और साथ ही ये भी जरूरी है कि हॉस्पिटल्स में ये ऑक्सीजन जहां इनकी जरूरत है वहां पहुंचे। ये निश्चित तौर पर मेरे जी आपने सवाल उठाया, बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि आमतौर पर जब छापेमारी होती है, छापेमारी करने के बाद जो सामान मिलता है उसको जब्त कर लिया जाता है और फिलहाल यही प्रक्रिया यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है कि प्रशासन ने और पुलिस ने उस सामान को जब्त कर लिया, यानी कि ऑक्सीजन के सिलेंडर जब्त कर लिए हैं। फिलहाल ये अस्पतालों को पहुँचाए नहीं गए हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद पहले ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए इन्हें अस्पतालों तक पहुँचाया जाएगा। यहाँ एक बात और देखने वाली है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का जिक्र किया है कि अब जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं वो जो दुकानों से और जो तमाम फैक्ट्रीज हैं उनसे डायरेक्ट व्यक्तियों को नहीं मिल पाएंगे बल्कि इंस्टीट्यूशंस को मिलेंगे और उसके बाद उनका वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर ये इस चीज़ को अमली जामा पहनाया जा सकता है और अगर सही तरीके से अमली जामा इसको पहनाया गया तो लोगों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि कानपुर में जो मरीजों के तीमारदार हैं वो एक एक सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं। अगर अस्पतालों में वो पहुंच जाते हैं, जो भी फैक्ट्रियों में उत्पादन हो रहा है पहुंच जाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो अस्पतालों की कमी दूर होगी और मरीजों और तीमारदारों को राहत मिल सकेगी। जी धन्यवाद श्याम इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी और 50 से ज्यादा ऑक्सीजन के टैंकर सिलेंडर्स पकड़े गए हैं और फिलहाल कागजी कार्रवाई हो रही है, लेकिन न्यूज 18 यही अपील करता है कि कागजी कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करके इन सिलेंडर्स को वहां पहुंचाया जाए जहां इनकी जरूरत है, जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत महसूस हो रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव हैं। खुद दिनेश शर्मा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी और मेरी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और हमने अपने आप को होम आइसोलेशन में रखा है। चिकित्सकों के परामर्श पर पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। मेरा अनुग्रह है कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए वो भी जांच करा लें और कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करें। और एक और जो बुरी खबर आई वो दिल्ली से कि ए.के. वालिया का निधन हो गया। कोरोना की वजह से उनकी जान गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता है ए.के. वालियन। शीला सरकार में मंत्री भी थे ए.के. वालिया। खासकर दिल्ली कांग्रेस में बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहे, दिल्ली कांग्रेस की आवाज रहे। वरिष्ठ नेता ए.के. वालिया का निधन हो गया। शीला सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। कोरोना की वजह से उनका निधन हुआ है।
हरदोई से खबर जहां पर कोविड अस्पताल की पोल खुली है। अस्पताल के अंदर का एक वीडियो सामने आया है जो एक मरीज ने ही बनाया है और अस्पताल के अंदर की गंदगी साफ साफ इस वीडियो में नजर आ रही है। इस हॉस्पिटल में इस वक्त 37 मरीज एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन इलाज की व्यवस्था किस तरह की है वो आप देख रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी तो पहले से ही यहाँ पर मरीजों को हो रही है और दूसरी तरफ गंदगी की स्थिति देख लीजिए। हॉस्पिटल स्टाफ का व्यवहार भी मरीजों के प्रति अच्छा नहीं है, ये शिकायत भी मरीज कर रहे हैं। और गंदगी का आलम यह है कि हर तरफ मेडिकल वेस्टेज पड़े हुए हैं और जब हॉस्पिटल स्टाफ से पूछा गया, मैनेजमेंट से, तो उनका कहना है कि इसे डिसइंफेक्ट करने के लिए भेजा जाएगा, यानी कि इन्फेक्टेड हो सकते हैं ये कि सारी की सारी जो चीजें हैं। उसके बीच ही एक शख्स लेटा हुआ भी नजर आ रहा है जिसे हॉस्पिटल का ही स्टाफ बताया जा रहा है। जो वीडियो दिख रहे हैं वो गंदगी के पैकेट्स हैं जो अंदर से साफ करके गैलरी में रखे गए हैं। उसके बाद ये पैकेट्स उठ करके वहाँ जाते हैं जहाँ डिसइंफेक्शन होता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, वो एजेंसी ले जाती है, वो समय पे आती है, गाड़ी से लेके चली जाती है। वहाँ एक आदमी लेटा हुआ है जो हमारे यहाँ का ही एक बुजुर्ग था, वो थोड़ा सा थक गया था तो लेट गया। तो गाड़ी तो समय पर आती है लेकिन हॉस्पिटल के अंदर इन चीजों को सही जगह पर नहीं रखा गया है। इधर हाथरस में एसडीएम ने मुख्य बाजारों का औचक निरीक्षण किया और कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान काटा है। कई दुकानों में बिना मास्क के ही लोग नजर आए, इन्हें सामान दिया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा था। ऐसे कई दुकानों को एसडीएम ने 24 घंटे के लिए सील किया। हाथरस के पंजाबी मार्केट से लेकर घंटा घर तक के दुकानों का निरीक्षण किया गया, चालान काटे गए। खबर अयोध्या से, जहां पर रात में आंधी तूफान में छप्पर गिरने से मां और बेटे की मौत हो गई। 15 साल के घायल बेटे का इलाज जारी है। हादसे में 2 जानवर भी घायल हुए हैं। मवई के रसूलपुर में हादसा हुआ जिसके बाद यहां पर मातम पसरा हुआ है। मां बेटे की मौत हो गई है हादसे में और एक दूसरा बेटा जिसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है वो घायल है। घर की छप्पर गिर गई देर रात जब आंधी तूफान आया और इस हादसे में मां बेटे की जान चली गई। उधर शाहजहांपुर में एक हादसा हुआ जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि हर संभव मदद पहुंचाई जाए। चंडीगढ़ से लखनऊ जा रही थी चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस ट्रक, चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस टकरा जाती है ट्रक से, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया है। हादसा कटरा के हुलासनगर रेलवे फाटक के पास हुआ। चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन थी जो बरेली की तरफ से आ रही थी और शाहजहांपुर की तरफ जा रही थी। कटरा क्रॉसिंग के पास एक डीसीएम ट्रक, एक मोटरसाइकिल, इसकी चपेट में आ जाने के कारण एक परिवार के 5 लोगों की कैजुअल्टी हुई है और एक व्यक्ति घायल है जिसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, ट्रैक क्लियर कराया जा रहा है और ये घटना क्यों हुई इसके बारे में अभी रेलवे के अथॉरिटीज़ प्रारंभिक जांच करने के बाद बता पाएंगे। सिग्नल फेल हुआ है या कोई और प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है। उधर मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हो गया। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश परवेंद्र पुलिस की गोली से घायल हुआ है। आरोपी बदमाश के पास से एक स्कूटी और अवैध हथियार बरामद किए गए। बदमाश परवेंद्र पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मामला मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र का है।